हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपभ्रंश भाषा, जिसे हम कहते हैं तृतीय प्राकृत। इसके पहले हमने प्रथम प्राकृत यानी कि पाली भाषा, द्वितीय प्राकृत यानी कि प्राकृत भाषा, इन दोनों का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अगर आप में से किसी ने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इसका अध्ययन कर सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे अपभ्रंश भाषा, जिसे हम कहते हैं तृतीय प्राकृत। आइए देखते हैं। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। तो इसको अंडरलाइन करिएगा, प्रश्न बन सकता है कौन सी भाषा को संधिकालीन भाषा कहा गया है। तो वो है अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा जो है ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसको हमने अभी पहले पढ़ा है, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये तीनों भाषाएं आती हैं, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच की कड़ी माना है। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को कौन सी भाषा का नाम दिया है? संधिकालीन भाषा, क्योंकि ये जो भाषा है ये लास्ट भाषा है। इसके बाद जो है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की शुरुआत होती है। तो ये अंतिम है, फिर इसकी शुरुआत है। तो ये हुई ना दोनों के बीच की कड़ी, इसलिए इनको क्या कहा गया? संधिकालीन भाषा। ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, भर्तृहरि के वाक्य पदीयम के अनुसार सर्वप्रथम व्याधि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। भर्तृहरि ने लिखा है, शब्द संस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षते तामभ्रंश मिक्षन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? तो ये कही गई है भर्तृहरि के द्वारा। और यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, भर्तृहरि के वाक्य पदीयम के अनुसार सर्वप्रथम व्याधि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। तो प्रश्न बन सकता है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो वो किया था व्याधि ने। किसने किया था? व्याधि ने। यहाँ पे देखिए लिखा है, सर्वप्रथम व्याधि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। यानी कि सबसे पहले जो है वो व्याधि ने अपभ्रंश नाम दिया था, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। आगे कहते हैं, भर्तृहरि ने लिखा है। तो ये जो श्लोक लिखा गया है संस्कृत में, ये भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। तो अगर प्रश्न आपका बने कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो वो किया है व्याधि ने। और अगर संस्कृत में पूछे तब आप लगाएंगे कि ये जो कथन है, ये जो परिभाषा दी गई है, ये भर्तृहरि के द्वारा दी गई है। और उनकी जो रचना है वाक्य पदीयम, उसमें ये लाइन देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। व्याधि की पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह था, जो दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो व्याधि की पुस्तक है उसका नाम है लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह, और ये पुस्तक इनकी उपलब्ध नहीं थी। इन्होंने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग तो किया सबसे पहले, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी जो पुस्तक है वो उपलब्ध नहीं हुई। और उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो भर्तृहरि ने मतलब इसके वाक्य पदीयम में जो है इन्हीं के अनुसार कहीं से पा गए होंगे भर्तृहरि इनके इस लाइन को, तो उन्हीं के अनुसार जो है उन्होंने ये बात कही। किसने? भर्तृहरि ने। तो सबसे पहले अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें प्रश्न कैसे बना सकता है, और गलत भी आप कर सकते हैं। प्रश्न बना के पूछ सकता है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो व्याधि ने किया था। उनका जो ग्रंथ था उसका नाम था लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह, लेकिन ये ग्रंथ जो है अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है। उसके बाद उन्हीं के जो व्याधि ने जो बात कही थी उसी को ध्यान में रखते हुए भर्तृहरि ने उन्हीं के अनुसार एक श्लोक दिया था, शब्द संस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुक्षते
तमभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम। ये श्लोक जो है भर्तृहरि के द्वारा दिया गया है। तो उसके बाद भर्तृहरि जो है अपभ्रंश शब्द की बात करते हैं। अभी क्लियर समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश शब्द का जो सबसे पहले प्रमाणिक प्रयोग देखा गया है वो पतंजलि के द्वारा किया गया है और उनकी रचना महाभाष्य में मिलता है। और इन्होंने अपभ्रंश का जो प्रयोग है वो अपशब्द के रूप में किया है। दोनों प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखिएगा, भूयाम सो अपशब्दः अल्पीयांशः शब्दाः इति एकैकस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशः। ये लाइन पतंजलि के द्वारा लिखी गई है, महाभाष्य में मिलेगी आपको। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। यानी कि जो अपभ्रंश शब्द है इसका जो सबसे प्राचीन उदाहरण है वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में पाया जाता है। और भरत मुनि ने अपभ्रंश शब्द को क्या कहा है, इन्होंने विभ्रष्ट कहा है। और पतंजलि ने क्या कहा है, इन्होंने अपशब्द कहा है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग। अभी क्या कह रहे हैं, अभी तक हम जो देख रहे थे वो था अपभ्रंश शब्द का प्रयोग। सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया, व्याधि ने किया। उसके बाद सर्वप्रथम जो प्रमाणिक प्रयोग किया गया ये पतंजलि ने किया। और सबसे प्राचीन जो उदाहरण मिलता है अपभ्रंश का वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा। अभी जो है वो ये है कि भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग किया गया था, मतलब रचना जो लिखी गई थी अपभ्रंश शब्द, अपभ्रंश भाषा में, वो कौन सी रचना की बात हो रही है, तो वो मतलब भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी के अनुसार बताया गया कि भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो चंड, जिनका समय है 6वीं शताब्दी, इन्होंने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। मतलब चंड की एक रचना है प्राकृत लक्षण, इस ग्रंथ में इन्होंने सबसे पहले भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। किसने, चंड ने किया था। ध्यान रखिएगा। और ये बात कही किसने है, तो ये भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी बताते हैं। चंड का समय क्या है, 6वीं सदी है। तो देखिए यहाँ चंड है, चंड को अगर आप चंड बना लें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कुछ लोग अगर चंड टाइप के होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि ये बड़े चंड हैं, उनके लक्षण देखकर, उनके कुछ हरकतें, कुछ लक्षणों को देखकर आप समझ जाते हैं कि ये तो बहुत ही चंड टाइप का लड़का है या बच्चा है, जो भी आप कहिए, तो याद हो जाएगा आसानी से कि चंड का ग्रंथ है प्राकृत लक्षण। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसने, ये जो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय थे, इन्होंने अपने पिता गुहसेन को क्या माना है, संस्कृत का, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि माना है अपने पिता गुहसेन को। इनके पिता का नाम क्या था, गुहसेन था, और उनके बेटे थे धारसेन द्वितीय। कहाँ के, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है, न जाने कितनी बार आया है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा क्योंकि ये शुक्ल जी के अनुसार बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है भामह ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। किसने, भामह ने। संस्कृतम प्राकृतम चान्यद अपभ्रंश इति त्रिधा, ये किसके द्वारा कहा गया है, ये भामा के द्वारा कहा गया है और उनका जो ग्रंथ है काव्यालंकार उसमें। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को उड़ाड़ा भाषा कहा है। कैसी भाषा कहा है अपभ्रंश को? उड़ाड़ा भाषा कहा है। तो आप जानते हैं कहीं कहीं पर ड़ा को हम ना के रूप में लिखते हैं। जब आपने धातु रूप पढ़ा होगा तो वहां पे कुछ ऐसे शब्द आते हैं जहां पे ड़ा होना चाहिए लेकिन हम वहां पे ना का प्रयोग करते हैं। उसका एक अलग नियम है। अगर आपको वो नियम जानना है कि कौन कौन से शब्द के बाद ड़ा का प्रयोग किया जाता है तो आप जाके मेरी जो धातु वाली वीडियो है संस्कृत व्याकरण की, उसमें आपको उससे संबंधित सारी चीजें मिल जाएंगी। आप वहां से उसका अध्ययन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इतना जानिए, जैसे कहीं कहीं पर ड़ा को ना लिखते हैं तो जो किशोरी लोग होते हैं, जो किशोरावस्था के लोग होते हैं, उनसे अगर आप कोई बात कहिए, कुछ भी कहिए कि बेटा ये काम कर दो, अभी जैसे उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है तो वो हर काम को मना करते हैं। हर काम में कहेंगे ना ना मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, मैं ना करूंगा, मतलब हर चीज में वो ना कर देते हैं। कौन? जो किशोरी लोग होते हैं। तो इससे आप इनको थोड़ा सा कनेक्ट कर देंगे। तो किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? राड़ा भाषा कहा है। आगे देखिएगा, आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वांग्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया है। किसने? आचार्य दंडी ने। ध्यान रखिएगा, आचार्य दंडी का ग्रंथ है काव्यादर्श और काव्यादर्श में इन्होंने समस्त वांग्मय, वांग्मय जिसका अर्थ होता है साहित्य, यानी कि समस्त साहित्य को इन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र, ये चौथा जो है मिश्र, इसको ध्यान रखिएगा, मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया है। अगला पॉइंट है, आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा है। अपभ्रंश को आभीर किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य दंडी ने। दंडी ने अपभ्रंश को आभीर कहा है। आभीर का अर्थ होता है ग्वालों का देश। इसे कैसे आप याद रख सकते हैं? जैसे कुछ अहिर लोग जो होते हैं, अहिर को अपभ्रंश में आभीर बोला जाता है, समझिएगा। तो जो अहिर लोग होते हैं जब वो गाय वाय चराने जाते हैं तो आपने देखा होगा उनके हाथ में एक डंडा रहता है कि नहीं? जो अहिर को ही अपभ्रंश में आभीर कहा जाता है। तो जो अहिर लोग होते हैं जब वो गाय वाय चराने जाते थे खेतों में तो उनके हाथ में हमेशा डंडा रहता था कि गाय जो है इधर उधर ना भाग जाए। तो डंडा, यानी कि डंडा से आप दंडी को कनेक्ट करिएगा और दंडी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आभीर कहा है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट, पटमंजरी, अवहथ, औहट, अवहट आदि नामों से भी पुकारा है। तो अपभ्रंश के कितने नाम हैं देखिएगा, आभीर है, अवहंस है, अवहट है, पटमंजरी, अवहथ, औहट और अवहट, इतने नामों से जो है अपभ्रंश को पुकारा गया है। आगे देखिएगा, विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के निम्नलिखित भेद बताए हैं। एक साइड विद्वान दिए गए हैं, एक साइड अपभ्रंश के भेद बताए हैं। सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले आते हैं नमिषादु। नमिषादु वही हैं जिनके बारे में आपने कल पढ़ा था कि इन्होंने जो है प्राकृत भाषा की जो उत्पत्ति है उसको जनभाषा से माना था। ठीक है, नमिषादु ही हैं जिन्होंने प्राकृत भाषा की उत्पत्ति जन साधु से माना था। इसके विषय में हमने कल पढ़ा था। आगे देखिएगा, इन्होंने अपभ्रंश के कौन कौन से भेद किए हैं आज देखते हैं। तो नमिषादु ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं, उपनागर, आभीर और ग्राम्या। ये 3 भेद नमिषादु ने किए हैं। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा कि ये उपनागर, आभीर और ग्राम्या, गांव का एक अहिर, ऐसे ग्राम्या लिखा है तो ग्राम्या से बना लीजिए गांव, और आभीर है, आभीर को आप जानते हैं अपभ्रंश में आभीर कहा जाता है, वैसे इनको अहिर को ही अपभ्रंश भाषा में आभीर कहते हैं। तो ग्राम्या, तो यहाँ से आप जोड़िएगा कि गांव में एक अहिर साधु थे जो उपनगर में रहते थे। गांव के एक अहिर साधु थे जो कहाँ पे रहते थे? वो उपनगर में रहते थे। तो उपनगर से उपनागर हो जाएगा, अहिर से आभीर और गांव से ग्राम्य। और कौन रहता था? एक साधु रहते थे, यानी कि नमिषादु। याद हो गया। आगे देखिएगा, मार्कंडे। अगले जो विद्वान है मार्कंडे हैं। इन्होंने जो अपभ्रंश का भेद किया है वो है नागर, उपनागर और ब्रांचड़। कैसे याद रखेंगे? याद रखिएगा कि
मारकंडे में नाउबा, मारकंडे में नाउबा, ना से हो जाएगा नागर, ऊ से हो जाएगा उपनागर और बा से हो जाएगा ब्राचड़। तो मारकंडे में नाउबा याद हो जाएगा, सिंपल सा। आगे देखिएगा याकोबी, याकोबी की बात करें तो इन्होंने अपभ्रंश के जो भेद किए थे वो चारों दिशाओं के नाम पर कर दिए, यानी कि पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश, दक्षिणी अपभ्रंश और उत्तरी अपभ्रंश। तो याकोबी को बना लीजिए यार, और जो यार होते हैं आप सभी के, हम सब के, मतलब यार यानी कि दोस्त, तो दोस्त आपको चारों दिशाओं में मिल जाएंगे, हर दिशा में यार होते हैं, ठीक है। तो यार से याकोबी को याद करिएगा, और याकोबी जो है वो चार भेद मानते हैं अपभ्रंश के। आगे देखिएगा तागरे, तागरे की अगर हम बात करें तो तागरे ने जो अपभ्रंश के भेद किए थे वो है पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। तागरे ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी अपभ्रंश के भेद किए। इन्हें कैसे याद करेंगे, तो इन्हें याद करिएगा कि तागरे ने अपभ्रंश के 3 भेद किए, ठीक है। तो लोगों ने पूछा कि तो किसका, कौन सा उन्होंने नहीं माना। जैसे अगर आप कहें कि फलाने ने 3 काम किए, तो भाई चौथा काम कौन सा उन्होंने नहीं किया, तो वो कहते हैं कि मैं उत्तर देना नहीं समझता, मैं उत्तर देना जरूरी नहीं समझता। यानी कि तागरे जो है वो उत्तर को पसंद नहीं करते थे, उत्तर देना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने 3 को अपनाया और जिसको नहीं अपनाया उसका उत्तर नहीं देना चाहा, यानी कि इन्होंने उत्तर को ही नहीं माना, उत्तरी को हटा दिया, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी को जो है इसके भेद में स्वीकार किया। समझ में आया कैसे याद रखेंगे। तागरे ता से 3, तागरे ने 3 को अपनाया, किसको नहीं अपनाया, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, यानी कि इन्होंने उत्तरी को नहीं अपनाया, उत्तर नहीं दूंगा, उत्तरी को नहीं अपनाया। अब बात करते हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने अपभ्रंश के 2 भेद किए थे, पूर्वी और पश्चिमी। तो देखिए जब किसी का नाम होता है तो वह पूर्व से पश्चिम तक होता है। आगे देखिएगा अगला पॉइंट जो है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत के बाद सौरसेनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्रीय प्राकृत के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश इत्यादि। तो ये कौन कहता है, ये सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि हर किसी का अपना अलग जो है अपभ्रंश रूप रहा होगा। जैसे मागधी प्राकृत आई तो अपभ्रंश का मतलब आप समझ लीजिए जैसे अशुद्ध भाषा, जब कोई भी भाषा बनती है तो उसमें कुछ अशुद्धियां भी रहती है, ये सुनीति कुमार चटर्जी का मानना है। आप इस तरीके से थोड़ा सा समझेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा। तो ये कहते हैं जैसे मागधी प्राकृत है तो मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश भी होगा, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश रूप होगा, सौरसेनी प्राकृत के बाद उसका भी सौरसेनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्रीय प्राकृत के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश भी होगा। ठीक है, आगे देखिएगा अपभ्रंश की ध्वनियां। अब हम इनकी ध्वनियों के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपभ्रंश की ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया है। इन्होंने जो स्वरों की संख्या मानी है वो 10 मानी है। आप देख सकते हैं हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर है, संख्या कितनी है 10 है। और व्यंजन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं व्यंजनों की संख्या इन्होंने टोटल 30 मानी है। किसने? उदय नारायण तिवारी ने। तो आप इनको सिंपल सा याद रख लीजिएगा कि अपभ्रंश का उदय हुआ 10 स्वर 30 व्यंजन से। अपभ्रंश का उदय हुआ, उदय से हो जाएगा उदय नारायण तिवारी, उदय हुआ 10 स्वर यानी कि स्वरों की संख्या 10 है और 30 व्यंजन से। याद हो जाएगा कि अपभ्रंश का उदय हुआ 10 स्वर 30 व्यंजन से। तो इनकी जो ध्वनियों की संख्या है उसमें 10 स्वर आते हैं और व्यंजन जो है वो 30 हैं। आप देख सकते हैं और इसको आप स्वयं से अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। जो अपभ्रंश है इसको उकार बहुला भाषा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे है अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात
अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा था। किसमें? अपभ्रंश में। अपभ्रंश जो है ये किस प्रकार जा रही थी? ये वियोगात्मक हो रही थी। जैसे हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, वैसे ही अपभ्रंश भी जो है वो वियोगात्मक हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये अपभ्रंश जो है वो विभक्ति, इसमें जो है विभक्तियों के स्थान पर प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा था। अगला पॉइंट है अपभ्रंश में दो वचन। अपभ्रंश में दो वचन, जिस प्रकार आपने पाली के बारे में पढ़ा था, पाली में भी दो वचन थे, द्विवचन को स्थान नहीं दिया गया था, एक वचन और बहुवचन को माना गया था। वैसे ही अपभ्रंश में भी दो वचन हैं। दो लिंग की बात करें तो इसमें भी दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा अवहट्ट। अवहट्ट जो है ये अपभ्रंश का ही परिवर्ती या परिवर्तित रूप है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना है। अवहट्ट जो है अपभ्रंश का ही परिवर्ती या परिवर्तित रूप है। आगे है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। किसने कहा है? तो ये सुनीति कुमार चटर्जी हैं। इन्होंने अपभ्रंश, जो अपभ्रंश भाषा है जिसको अभी हम पढ़ रहे थे, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जिसको अभी हम पढ़ेंगे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी को क्या माना है? अवहट्ट माना है सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो आप इनको याद रखिएगा। जैसे चटर्जी लिखा है, चटर्जी को बना लीजिए चटनी। तो जब भी आप चटनी पीसते हैं, चाहे सिलबट्टे पे पीसिए चाहे मिक्सर में पीसिए, तो उसमें हट हट की आवाज़ आती है ना। कैसी आवाज़ आती है? खटखट हट हट, ऐसे खटखट की आवाज़ आती है, उसको आप हट हट बना लो। खड़खड़ाता है, मिक्सर में पीसेंगे तो भी खड़खड़ाहट की आवाज़ आएगी, और अगर आप सिलबट्टे पे पीसेंगे तो उसमें भी आवाज़ आती है। तो जब चटनी पीसी जाती है तो हट हट की आवाज़ आती है, ऐसे कनेक्ट कीजिएगा तो याद रहेगा। अवहट्ट किसने कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। आगे देखिएगा, और ये लास्ट पॉइंट है, अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है। किसने अवहट्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो ये किया था ज्योतिश्वर ठाकुर ने। उनका एक ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, इसमें इन्होंने अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया था। कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, कहते हैं जो वर्ण को लीजिएगा, वर्णों की ज्योति जो है वो बहुत हॉट होती है। वर्णों की ज्योति बहुत हॉट होती है। हॉट से हट याद रहेगा, ठीक है। अवहट्ट है ना, तो हॉट होती है। जो वर्णों की ज्योति होती है, जो वर्ण होते हैं उनकी जो ज्योति होती है वो बहुत हॉट होती है। तो अवहट्ट कनेक्ट हो जाएगा ज्योति से ज्योतिश्वर ठाकुर, और वर्ण से वर्ण रत्नाकर। तो इस तरीके से आप इनको भी याद कर लीजिएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवहट्ट के बारे में प्रश्न बनता है, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके आ जाएंगे कि किसने जो है अवहट्ट को अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी माना है, और अवहट्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो कहाँ देखने को मिलता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के विषय में। तो आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है और पढ़ाने का तरीका मेरा जरा सा भी आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर मन होगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल शाम फिर से इसी टाइम शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।